हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सब? मेरे स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रहे हैं, करते थे को कंटिन्यू। अपन इस समय मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, है ना। आव्यूह का अध्ययन कर रहे हैं। उसी के क्रम में मैंने कुछ बेसिक आपको क्लियर करा हुआ था, है ना, कि किस तरीके से कोटि पहचानते हैं, एक्चुअल में आव्यूह होता क्या है। आव्यूह की डेफिनेशन भी मैंने आपको क्या करी थी, यहाँ पर सुनाई थी। आव्यूह क्या होता है उसको बड़े डेप्थ में आपको लेकर के मैं गया था। वहां पर आव्यूह की ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी हमने देखा था, है ना, कि आव्यूह की कोटि या जिसको क्रम कहते हैं वो क्या होता है, और कुछ रोज क्या होती है, कॉलम्स क्या होते हैं, ना, इन पर हमने बिल्कुल डेप्थ डिस्कस करा हुआ है। ठीक है, आप उसको वॉच करते हैं तो आपको आव्यूह की समझ डेवलप हो जाएगी। आप उसके प्रति आप अपना नजरिया दिखाओगे। आप चीजों को इस तरीके से पढ़ो कि आप अपना नजरिया दिखाओ, है ना। आप जब तक आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें नहीं रख पाते तो आपने पढ़ा क्या, आप नहीं सोच पाते। अगर उस चीजों के बारे में रटी रटाई या फिर लिखी हुई बातें हैं ना तो दुनिया याद कर लेती है। आपका अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका अपना नजरिया क्या है, आप उसको देना सीखें, है ना। उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा थिंकिंग पावर आपको बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा सा क्रिएटिविटी पैदा करनी पड़ेगी आपके अंदर, है ना। और ये चीजें कब होगी, जब आप लगातार कंटिन्यूसली मेहनत करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, वो चीज आपके साथ होती रहेगी, आप लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। करते हैं सेशन को अपन कंटिन्यू, है ना। है ना, इस तरीके से मेहनत करें, इस कदर मेहनत करें कि जिस टारगेट को आपने भेजना है वहां तक तो आप पहुंच ही जाओ। इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी ना, क्योंकि हर इंसान टारगेट होता है, हर इंसान का वो क्या करना चाहता है। जैसे मेरा अपना टारगेट है, आपका अपना टारगेट होगा, या किसी और का अपना टारगेट होगा ठीक है, जो इससे जुड़ा हुआ इस एजुकेशन जो फील्ड है ना, इस फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं तो सबका अपना टारगेट फिक्स होता है, मेरे को अपनी लाइफ में ये करना है ना। तो आपका अपने भी टारगेट होगा, उसके अकॉर्डिंग देखो टारगेट सेट करें। सेट करने के बाद अकॉर्डिंग टू सिलेबस, है ना, आप पढ़ाई करें। सिलेबस जरूर आप देखें। सिलेबस कई बार लोग टारगेट तो होता है ना कि मेरे को ये करना है वो बनना है ना, लेकिन उनका सिलेबस, उनका बिल्कुल रोड मैप क्लियर नहीं होता। उनको सिलेबस नहीं मालूम है कि उसका सिलेबस क्या 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 प्रश्न वहां पर बनते हैं। तो आपको पूरा परफॉर्मा, है ना, पूरा सिलेबस आपको अच्छे से आना चाहिए कि हमारे सिलेबस में क्या है, हिंदी है, अंग्रेजी है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है ना, कौन सा सिलेबस है आपको पूरा आना चाहिए। और सिलेबस के हिसाब से उसको आप पूरा पढ़ लें। पढ़ने के बाद उसको रिवाइज करते हैं, रिवाइज करते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, आप एक दिन स्टेबल जरूर हो जाओगे, है ना। बिल्कुल। चलो, आज अपन जो डिस्कस करेंगे ना, अपना पहला सेशन आव्यूह पर मैंने डेप्थ लिया हुआ है। आव्यूह पर मैंने डेप्थ लिया और मैट्रिक्स मैंने अच्छे से समझा हुआ है। आज हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो बिंदु डाल लेते हैं यहाँ पर, आव्यूह के प्रकार, है ना। ये अपना आज का बिंदु रहेगा। बताइए, क्लियर है ना? क्लियर क्या? अभी तो मैंने लिखा है वाई, ठीक है। चलिए, आज का अपना बिंदु क्या है? आव्यूह के प्रकार, जिसको हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। सीखेंगे आराम से, है ना, आराम से सीखेंगे। मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है ना, आराम से सीखते हैं चीजों को क्या करते हैं, सीखते हैं। चलो, पहला पहला आपके पास स्तंभ आव्यूह, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। क्या आपके पास कॉलम मैट्रिक्स आव्यूह का पहला प्रकार, बिल्कुल डेप्थ, है ना। अगर इसको आप पढ़ते हो तो मैं बिल्कुल दावे के साथ, बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं, एक्सरसाइज तो आपको बिल्कुल देखते ही आंसर, पलक झपकते आंसर आएगा। इस बात की गारंटी लेता हूं, अगर आपने पूरा सेशन अच्छे से वॉच कर लिया इसको, ठीक है। बिल्कुल मैं जेन्युइन जो तरीका है वो मैं सिखाने की पूरी कोशिश करता हूं, ठीक है। फिर आप भी पूरी शिद्दत के साथ इसको देखें और एंजॉय करें, है ना। आप भी लोगों को शेयर करें, है ना, कि देखो ये चीज है कि आप लगातार लोगों को जब बताते रहते हो तो आपके जो है लगातार आप चीजें को रिकॉल करते रहते हो, फिर आप थोड़ा सा आपको लगता है कि अब मेरे अंदर मेच्योरिटी आ चुकी है, ठीक है ना। आप मेरे को अच्छा फील हो रहा है ना। आपको फील होना चाहिए अच्छा, चीजों को क्या होना चाहिए, आपको फील होना चाहिए। चलो देखो, स्तंभ आव्यूह क्या है। स्तंभ आव्यूह, इसको सबसे पहले हम परिभाषा, है ना, हर चीज बिल्कुल तरीके से सीखेंगे, है ना। परिभाषा अपना यही फंडा है कि बिल्कुल तरीके से अपने अपने को सीखना है, बिल्कुल तरीके से अपनों को सीखना है। क्या है परिभाषा?
ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या केवल एक हो, स्तंभों की संख्या केवल क्या हो, एक हो, वैसे अवयव को स्तंभ अवयव कहा जाता है, कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। एक बार फिर से सुनिए, मैंने कहा ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या केवल एक हो, स्तंभों की संख्या केवल एक हो, ऐसे अवयव को जो है हम स्तंभ अवयव कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। लिख देता हूँ ना सब कुछ, बिल्कुल आपको नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है ना। आप अगर देखते हो अच्छे से, केवल सुन ही लेते हो तो आपको मजा ही आ जाएगा, अगर आप केवल सुनते हो अच्छे से, ठीक है ना। चलो देखो, तो ऐसा अवयव, ऐसा है ना, और राइटिंग का कोई मसला नहीं, राइटिंग में आपको बिल्कुल साफ नीट एंड क्लीन आपको दिखेगा, ठीक है ना, जिसमें स्तंभों की संख्या केवल एक हो, स्तंभ अवयव कहलाता है। एक बार ध्यान से करते, ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या केवल एक हो, स्तंभ अवयव कहलाता है ना। एक मिनट, मैं थोड़ा सा यहाँ पर सही कर देना है बस। ओके, चलिए, मैंने क्या कहा, ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या केवल एक हो, स्तंभ अवयव कहलाता है। चलो एग्जांपल लेते हैं अपन, जिसे मैंने लिखा a इज इक्वल टू 1 2 3 4। इसमें ध्यान से देखें, पता है, क्योंकि अगर हम कोटि लिखते हैं तो कोटि में क्या होता है, आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है कि हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, पंक्ति लिखते हैं, पंक्ति के बाद फिर हम क्या लिखते हैं, जो है पहले रो, फिर आपके पास कॉलम लिखा जाता है ना, कि आप जो आगे लिख रहे हो उसमें पंक्तियां कितनी है उसको पहले लिखो, उसके बाद में आप क्या लिखोगे, स्तंभ लिखोगे, कॉलम लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि ये देखो, पंक्ति तो क्या है, ये R1 R2 R3 है ना। मेरे को कोई जल्दबाजी ना, धीरे धीरे सीखने के लिए आया, मैं तो सीखने है ना। यहाँ पर आपके पास से क्या है, C1। तो अब जरा ध्यान से देखें, इसकी आप अगर कोटि लिखते हो, इसका क्रम लिखते हो, तो क्रम क्या होगा, इसका होगा क्रम 3:1, 3:1। इसका क्रम क्या है, 3:1 है। मतलब आप देख लो, यहाँ पर 3 पंक्ति है और एक स्तंभ है, एक ही स्तंभ, एक ही स्तंभ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्तंभ अवयव बोलते हैं। यदि स्तंभों की संख्या एक हो, अवयव में क्या है, स्तंभों की संख्या एक हो, तो ऐसे अवयव को स्तंभ अवयव कहा जाता है, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं ना। चलो और आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर 5 6 7 8 देखें आप, है ना, ये 1 2 3 4, ये क्या है, R1 R2 R3 R4, और ये आप क्या है, ये C1 है। अब जरा ध्यान से देखें, R1 R2 R3 R4, ये क्या है आपके पास, R का मतलब रो से हमारा रो का मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पंक्तियां बताई दिखाई जा रही हैं, आपको कितनी पंक्तियां दिखाई जा रही हैं, 4 पंक्तियां आपको दिखाई जा रही है ना। तो 4 पंक्तियां हैं और एक आपके पास क्या, यहाँ पर स्तंभ है। चलो अच्छा, क्लियर। इसको आप कोटि लिखाओगे, तो आप अगर कोटि लिखाओगे या मैं कोटि बताऊं, तो कोटि कितनी, आप खुद ही बताओ कोटि कितनी है। तो कोटि आप लिखोगे 4:1, क्या लिखोगे, 4:1, बताओ, क्लियर है, 4:1। अच्छा, अगला देखें, सी ले लिया है ना, जैसे मिल लिया 1 2। इसमें देखो, इसमें अब बताओ क्या है, इसमें आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ये क्या है, ये R1, ये आपके पास क्या है, R2, ये R1 और ये क्या है, R2 है ना। ध्यान से देखें, ये और ये आपके पास क्या है, C1। ये सब मैंने आपको सिखाया हुआ, जो मैं यहाँ पर लाइनें बना रहा हूँ, ये सब मैंने आपको सिखाया हुआ आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, आपके पास पंक्ति कितनी दिख रही है, 1 और 2, कितनी पंक्ति है, 2 पंक्ति है, कितनी पंक्ति है, 2 पंक्ति। तो पहले हम पंक्ति लिखते हैं ना, जो कोटि होती है या फिर जो क्रम होता है, उसमें सबसे पहले क्या लिखा जाता है, उसमें सबसे पहले लिखा जाता है आपके पास पंक्ति को लिखा जाता है ना। तो आपके पास पंक्ति हो गई और ये आपके पास क्या हो जाएगा, जो है स्तंभ हो जाएगा। तो स्तंभों की संख्या, इसमें भी स्तंभों की संख्या एक है, इसमें भी हाँ ध्यान से देखें, इसमें भी स्तंभों की संख्या एक, इसमें भी स्तंभों की संख्या एक, इसमें भी स्तंभों की संख्या एक है। तो हर जगह आप देख रहे हो स्तंभों की संख्या जो है वो एक ही है ना। इसमें भी स्तंभ, इसमें भी एक, इसमें भी एक और इसमें भी एक। बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट अगर हो तो बताएं यहाँ पे ना। सी डी और भी, और चलो लिख देते हैं ना, चलो 5 7 8 9 10 है ना।
ये देखो, अब तो देखो, अब है ना, आराम से आप देखो, 1 2 3 4 5 है ना, तो ये R1 R2 में कोशिश करता हूँ कि कुछ छोटे कसर ना होने पाए, है ना। और ये, और यहाँ पर आप देख रहे हो, ये आपके पास क्या C1 है ना। तो आप देख लो, पंक्तियां कितनी दिखाई जा रही हैं, पंक्तियां आपको दिखाई जा रही हैं 1 2 3 4 5, 5 पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं, 5 पंक्तियां हैं। और कॉलम कितने, कॉलम आपके पास केवल एक ही है। कॉलम का मतलब स्तंभ से मतलब खड़ी लाइन, है ना। खड़ी लाइन को हम क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। पड़ी लाइन को क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। एक बार फिर, खड़ी लाइन को क्या बोलते हैं आप, स्तंभ बोलते हैं। और पड़ी लाइन को आप क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं ना। खड़ी लाइन को कॉलम, पड़ी लाइन को रो, बस सिंपल याद रखें, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5:1, क्लियर। 5:, कितना हो जाएगा, 5:1 हो जाएगा, है ना। थोड़ी हवा चल रही है ना, तो ध्यान दें, है ना। एंजॉय करें, आप केवल सीखें। उम्मीद है कि आपको पहली जो चीज मैंने आपको सिखाई है, जिसको हम स्तंभ भी बोलते हैं, आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया होगा। सब कुछ बिल्कुल साफ स्वच्छ आपके सामने बिल्कुल लिखा हुआ है, आपको मजा ही आ गया होगा। आज के बाद आप स्तंभ अगर आपसे कोई पूछता है तो आप किसी को भी एक्सप्लेन करने जाओगे, आप खुद इसको पढ़ा ले सकते हो। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। अगर आपने अच्छे से सीख लिया है तो इसको आप खुद दूसरों को बता सकते हो। चलते अगले आदमी की तरफ, नोट करें आप इसको। लाइट थोड़ा इशू आ गया था, इसको मैंने स्टार्ट कर दिया है ना। स्टार्ट तो मतलब बटन ऑन कर दिया है ना। चलो, कई बार चीजें निकल जाती है ना। स्टार्ट कर दिया है, अपने तक कोई इंजन स्टार्ट कर दिया है ना। आगे बढ़ते हैं अगले आगे की तरफ। इरेज करता हूँ। नेक्स्ट है आपके पास पंक्ति आव्यूह। इसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। चलो, क्या है आपके पास, रो मैट्रिक्स। चलो आराम से ध्यान से देखें, रो मैट्रिक्स क्या होती है। अभी हमने स्तंभ भी पढ़ा, अब इसको भी परिभाषा, है ना। सब कुछ आराम से ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है ना। और अगर किसी को जल्दी हो तो वो जा सकता है, क्योंकि मैं उनको यहाँ पर भी सिखा रहा हूँ जो लगा सीखे हुए हैं। मैं उनको सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ जो अभी सीखे नहीं है ना। अगर आप सीखे हुए हो, आपकी अगर ये जानकारी सारी है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। आप आराम से कहीं और चीजों को आप देखें, है ना। आगे एडवांस चीजों को आप पढ़ाई करें। अभी तो हम बिल्कुल बेसिक उठाए हैं। सबसे पहले इसको हमें पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आगे अगर हम एडवांस अगर क्वेश्चन थोड़ा लेवल के अगर हम पढ़ेंगे तो फिर हमको ये बेसिक नॉलेज, सबसे बड़ी चीज बेसिक होता है। अगर हम 8th तक अच्छे से गणित पढ़े हुए होते हैं तो हमको आगे की क्लासेस में किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। और वही 8th तक क्लास अगर आपने अच्छे से मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी हुई है तो आपको आने वाले आगे की क्लासेस में बहुत सारी डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ती हैं। और ऐसा आपने महसूस भी करा होगा। अब सोचोगे कि अगर वहां पर हम अच्छे से पढ़ाई कर लिए होते तो काश आज मेरे को यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, है ना। चलो क्या करते हैं, आराम से इसको डिफाइन करते हैं। पंक्ति आव्यूह यानी कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या केवल एक हो। पंक्ति केवल क्या हो, एक हो। ऐसे आव्यूह को क्या कहते हैं हम, ऐसे आव्यूह को पंक्ति आव्यूह कहते हैं, है ना। क्या लिखेंगे, ऐसा आव्यूह, आराम से ध्यान से लिखेंगे, है ना। जिसमें जिसमें केवल एक पंक्ति हो, ठीक है ना। बताओ, मजा आ गया, आराम से सीख गए होंगे, है ना। जिसमें केवल एक क्या हो, पंक्ति हो। वैसे जो है आव्यूह को पंक्ति आव्यूह कहा जाता है ना। ऐसे नहीं समझते तो एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेते हैं ना। एग्जाम्पल से आपको तो मैं बिल्कुल क्लियर कर ही दूँ, ठीक है। देखो, एक आव्यूह है ए इज इक्वल टू ये। इसमें आप देखें कितनी पंक्ति है,
पंक्ति का मतलब यही हमें क्या है, पड़ी लाइन पंक्ति खड़ी लाइन स्तंभ, पड़ी लाइन पंक्ति खड़ी लाइन स्तंभ, पड़ी लाइन पंक्ति खड़ी लाइन स्तंभ। ठीक है, और यहाँ पर इसको देखें, ये क्या है, C1 C2 C3। अब आप सिंपली बताओ, आराम से आप देखें, अब आराम से आप देखें, पहले क्या लिखते हो आप, पंक्ति, फिर क्या लिखते हो, स्तंभ। तो स्तंभ कितने हैं, स्तंभ तो 3 है, और पंक्ति आपके पास R1 मतलब एक ही है। तो इसका जो क्रम है, इसकी जो कोटि है इस आव्यूह की, वो 1:3 है। क्या है, 1:3। बताओ समझ में आया। अच्छा, डी 1 2, यहाँ से देखें, इसको आप देखें, ये क्या है, R1 और C1 C2। बताओ यहाँ पर इसकी कोटि बताओ क्या है, इसकी कोटि आपके पास क्या हो जाएगी, इसकी कोटि आपके पास 1:2। देख लो, 1 क्या है, पंक्ति, 2 क्या है, स्तंभ, है ना, पहले पंक्ति फिर स्तंभ, पहले पंक्ति स्तंभ, पंक्ति स्तंभ, पंक्ति स्तंभ, उसको रट के रट लें, है ना, पंक्ति स्तंभ, है ना। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, पंक्ति हो जाएगी, और ये आपके पास क्या है, स्तंभ हो जाएगा। चलो, अच्छा, तो इसका मतलब ये मैंने इसकी कोटि लिख दी 1:3। और चलो अगला देखें, सी, 1 2 3, है ना, -4 -2, है ना। चलो ये देखो, इसको जरा ध्यान से देखें, सी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपसे क्या दिखाया जा रहा है, आपके पास पंक्ति जो है वो एक है, R1, ठीक है, और स्तंभ देखें, ये स्तंभ आपको दिख रहा है C1 C2 C3 C4, और ये क्या है, C5 आपको दे रखा है, ठीक है। अब अगर इसके आप क्या लिखोगे, इसके आप यदि जो है कोटि लिखना चाहते हो, या फिर इसका जो क्रम लिखना चाहते हो, कितना होगा क्रम इसका, 1:5। और हर जगह देखें, यहाँ देखें तो कभी यहाँ देखें तो कभी यहाँ देखें, कभी यहाँ देखें तो कभी यहाँ देखें तो कभी यहाँ देखें। आपको क्या दिख रहा है बताएं, क्या दिख रहा है वो बताएं, जो दिख रहा है वही आप मेरे को बताएं, कुछ और ना बताएं। जो आपको यहाँ पर दिख रहा है वो बताएं। आपको दिख रहा है हर जगह पंक्ति जो है, यहाँ पर भी पंक्ति एक है, यहाँ पर भी पंक्ति एक है, यहाँ पर भी पंक्ति क्या है, एक है। हर जगह पंक्तियों की संख्या जो है समान है। इसका मतलब जो दिया गया आपके पास आव्यूह है वो पंक्ति आव्यूह है। बताओ मजा आया, मजा आया कि नहीं, बताएं, एंजॉय किया आपने। चलो नोट करें, फिर अगले अपन अगले आव्यूह की तरफ क्या करते हैं, बढ़ते हैं, है ना। इरेज कर रहा हूँ मैं इसको, नोट कर लें आप। नेक्स्ट आपके पास है जिसको हम वर्ग आव्यूह कहते हैं, इसको हम स्क्वायर, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स। बताएं, अगर आपको कोई अगर पढ़े हुए हो इसके विषय में अगर नॉलेज हो, है ना, आपने सीधे एक्सरसाइज अगर कूद फांद गए हैं, अगर सीधे एक्सरसाइज पे कूद फांद गए हैं तो फिर हो सकता है कि ये नॉलेज आपको ना हो, ठीक है ना। आप सीधे प्रश्नों की तरफ आए हुए हैं तो इसके बारे में आप ना सोच पाए हो, है ना। अगर आप सीधे कूद गए हो कहाँ, एक्सरसाइज में, लेकिन अगर आपने बेसिक को पढ़ा हुआ है तो आप समझते होंगे, आपको बताया गया होगा कि ये सारे आव्यूह किस प्रकार ही हम पढ़ रहे हैं। इस समय हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। चलो, वर्ग आव्यूह क्या है, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों व स्तंभों की संख्या समान हो, ऐसे आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहा जाता है। एक बार फिर से सुनिए, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति व स्तंभ दोनों की संख्या क्या समान हो, वर्ग आव्यूह कहलाता है। वर्ग आव्यूह कहलाता है। 2 बार तो आपको सुना ही दिया है, और फिर लिखने की बारी अब आ गई है ना, तो आप लिख ही लेते हैं। मैंने क्या कहा, ऐसा आव्यूह, ऐसा जिसमें स्तंभों व पंक्तियों, है ना, जिसमें ऐसा भी जिसमें स्तंभों व पंक्तियों, है ना, व पंक्तियों की संख्या समान हो, वर्ग आव्यूह कहलाता है।
है ना। तो क्या बोला, ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों व पंक्तियों की संख्या समान हो। पंक्तियों की संख्या है ना, पंक्तियों की संख्या यहाँ पर छोड़िए, पंक्तियों की संख्या संख्या क्या समान हो, वर्ग अवयव कहलाता है। बताओ मजा आया। अभी मजा कहाँ है, होगा अभी तो एग्जाम्पल लिखना है तब मजा आएगा, है ना। जो मैं बोल रहा हूँ उसको एग्जाम्पल के थ्रू आपसे डिस्कस करता हूँ। 1 2 3 4, इसको आप देखें, इसकी कोटि बताओ आप, इसकी कोटि आप बताओ, क्रम बताओ, मीनिंग क्या है, क्रम बताना है। चलो बताएं आप देख रहे हो ये कुछ सोचना ही नहीं है ना, अपने तो सब लॉजिकल है, अपने को तो सब लॉजिकल दिखता है ना, अपने को तो कुछ सोचना नाम की कोई चीज है ही नहीं। आप देख लें, दो ही आपको यहाँ पर पंक्ति दिख रही हैं और दो ही आपको यहाँ पर स्तंभ दिख रहे हैं। इसका मतलब ये जो एक प्रकार का ए आव्यूह दिया हुआ है वो वर्ग आव्यूह है। वो क्या है, ये आपको जो दिया गया आव्यूह है वो एक वर्ग आव्यूह है। क्यों वर्ग आव्यूह है, इसलिए वर्ग आव्यूह है क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है। जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है तो उस केस में उस आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लें, जो हमने कहा कि दिया गया आव्यूह में पंक्तियों की संख्या अगर स्तंभों की संख्या के बराबर है तो उस केस में दिए गए आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहा जाता है। बिल्कुल, स्क्वायर उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। बताओ, कंफर्म, डन, है ना। ये 2 बाई 2 का था, है ना। चलो एक और लेते हैं ना, ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको जरा ध्यान से देखें, बी को बताएं, इसके कोटि बताएं जरा, आपसे मैं पूछ रहा हूं। चलो आप बताओ, कोटि बताओ क्या है यहाँ पर, कोटि बताइए। जानना चाहता है भारत, जानना चाहता है इसकी कोटि क्या है। दुनिया जानना चाहती है, दुनिया आपसे जानना चाहती है इसकी कोटि क्या है, जरा बताएं आप। चलो नहीं बताएंगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो देखो, तो यहाँ पर खटाखट मेरे को कुछ सोचना नहीं है ना, मैं तो सीधे देखता हूँ, है ना। और देखने के बाद मैं यहाँ पर R1 R2 R2, मेरे को तो जरा भी बुद्धि नहीं है, मेरे को तो जरा भी बुद्धि नहीं है। मैं तो देखता हूँ और देखते ही यहाँ पर चीजों को मैं तो देख रहा हूँ। यहाँ पर फटाफट हमने 2 बना दिए थे ना, फटाफट हमने क्या कर दिया, ये बनाया। और ये हम फटाफट चित्रों से हम फटाफट बना करके इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। वैसे तो मेरे को समझ में आता नहीं ना, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम तो ऐसे ही कुछ करते हैं, है ना। हम तो कुछ इस तरीके से काम अपना बना लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, तो क्या यहाँ पर आराम से सिंपली आप देखें, क्या करोगे आप, यहाँ पर सिंपली आप देखें 1 2 3, तो यहाँ पर तीन पंक्ति है ना। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, कोटि में पंक्ति लिखी जाती है। पंक्ति के बाद फिर क्या लिखते हो, स्तंभ, है ना। तो स्तंभ देखो C1 C2 C3 मतलब 3:3। बताओ मजा आया। मतलब 3 बाई 3 का ये वर्ग आव्यूह आपको दे रखा है, इसी को वर्ग आव्यूह कहा जाता है। अगर अभी फील नहीं आ रहा है तो एक और एग्जांपल से फील दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। फील लो, चीजों का फील लो आप, है ना। नहीं समझ में आ रहा है तो फील लो, मेरे को तो क्या है। चलो -5 -6 -7 8 9 10 -2 -4 6 8 2 3, है ना। -2 -4 -8 9/2। ये देखो, इसको जरा ध्यान से आप देखें, इसको जरा ध्यान से देखें, ये जो आपके पास लिखा हुआ है ये क्या है। मेरे को तो कुछ दिखता नहीं है ना, तो मेरे को जो दिखता है उसी के अनुसार मैं काम करता हूँ, है ना। ये देखो, मेरे को यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, ये आपके पास R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और ये हमारे पास क्या है, R4 है। 1 2 3 4, ये क्या है, C1 C2 C3, और ये हमारे पास क्या है, C4 आपको दे रखा है। मेरे को जो दिखता है मैं उसी तरीके से काम कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मेरे से पूछता है कोटि बताओ इसकी कोटि बताओ, इसकी कोटि क्या है, तो इसकी कोटि आप बताइए क्या है। देख लो, 4 ही आपके पास क्या है, यहाँ पर 4 ही आपके पास क्या है, पंक्ति है। देख लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और आपके पास स्तंभ देखो 1 2 3 4, ये बस इसका मतलब 4:4, 4:4 का आपके पास यहाँ पर क्या दे रखा है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है। मजा आ रहा है, मजा क्या आ रहा है, अब तो मजा आ ही गया होगा कि ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों व पंक्तियों की संख्या क्या हो, समान हो, स्तंभ और पंक्तियों की संख्या समान हो, ऐसे आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहा जाता है। ऐसे आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहा जाता है। तो यहाँ पर देखें, ये देखो, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, मतलब 3 3 है। यहाँ पर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, मतलब 2 2 है। यहाँ पर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, जो कि क्या है, 4 4 है। बताओ मजा आया कि नहीं आया, बताओ। चल बताओ मजा आया कि नहीं आया, है ना। चलते हैं अगले आगे की तरफ, नोट करें आप इसको, है ना।
इरेज करता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, है ना। अभी तो बढ़िया से जबरदस्त लाइट चल रही है। इरेज करते हैं, नोट कर लेंगे आप। नेक्स्ट है आपके पास, अगला आपके पास आव्यूह है विकर्ण आव्यूह। कौन सा नंबर होगा? 4, है ना। मेरे हिसाब से 4 ही होना चाहिए, 3 में भी लिखा है। अभी हमने क्या लिखा है? अभी हमने स्तंभ आव्यूह, फिर हमने लिखा पंक्ति आव्यूह, फिर हमने क्या लिखा यहाँ पर? एक ये वाला, है ना, जो अभी लास्ट में वर्ग आव्यूह लिखा। अगला है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण, है ना, जिसको हम डायगोनल मैट्रिक्स, स्पेलिंग अगर कोई मिस्टेक हो जाती तो अब इग्नोर करिएगा, है ना, हो जाती है, ठीक है। चलिए, ठीक, सबसे पहले परिभाषा, देखिए क्या मैसेज है इसका। चलो बताएं इसका क्या मैसेज है, विकर्ण आव्यूह का क्या मैसेज, क्या कहना चाहता है विकर्ण आव्यूह, बताएं आप। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आपसे मैं जानना चाहता हूँ विकर्ण आव्यूह से अपना क्या मानना है, बताएं आप। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं कि आप सही बताते हो गलत बताते हो, है ना। जो आप बताते हो वही लिख देंगे यहाँ पे, जो आप बताओगे वही लिख देंगे। बताओ क्या होना चाहिए, विकर्ण आव्यूह क्या होना चाहिए, बताते हैं आपको, है ना। मेरे से ये मत पूछना कि इसका एडवांटेज कहाँ है, इतना इसका इतना एडवांटेज है कि आप रख नहीं पाओगे, इतना इसका इतना लाभ है, समझने की कोशिश करें। दिखाते हैं वर्ग विकर्ण आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह, सुन लिया, इसका मतलब विकर्ण आव्यूह होने के लिए वर्ग आव्यूह होना जरूरी है। एक बात, ऐसा वर्ग आव्यूह, इसका मतलब हम विकर्ण आव्यूह की परिभाषा में, डेफिनेशन में हम वर्ग आव्यूह को शामिल कर रहे हैं। इसका मतलब विकर्ण आव्यूह को वर्ग आव्यूह होना जरूरी है। डन। अब सुनाते हैं, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण, जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी बचे सभी अवयव शून्य होते हैं, ऐसे वर्ग आव्यूह को विकर्ण आव्यूह कहा जाता है। नहीं समझ में आया? नहीं मजा आया? अरे मेरे से पढ़ रहे हो, आपको एक बार नहीं 100 बार सुनाएंगे, एक बार नहीं 100 बार सुनाएंगे। एक बार में नहीं याद होगा, 2 बार में याद होगा, 2 में नहीं होगा, 3 में याद होगा, 3 में नहीं होगा, 4 में याद होगा, 4 में नहीं याद होगा, 5 में याद होगा, 6 में नहीं याद होगा, 7 में याद होगा, 7 में नहीं याद होगा, 8 में याद होगा। कभी ना कभी तो याद होगा, कभी ना कभी तो याद हो ही जाएगा। बिल्कुल डन, याद हो ही जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब इसको छापता हूँ, ठीक है। देखो, ऐसा वर्ग आव्यूह यानी विकर्ण आव्यूह होने के लिए वर्ग आव्यूह का होना लाजिम है। लाजिम नहीं समझे? लाजिम का मतलब जरूरी है। क्या है? जरूरी है, तभी आप उसको विकर्ण आव्यूह बता सकते हो। अगर वो वर्ग आव्यूह है, अगर वो वर्ग आव्यूह नहीं है तो फिर विकर्ण आव्यूह की कल्पना ही ना करो आप, विकर्ण आव्यूह की कल्पना ही ना करें, है ना। अगर वो वर्ग आव्यूह नहीं है, वर्ग आव्यूह होना बहुत ही जरूरी है। तो क्या लिखा हमने? ऐसा वर्ग आव्यूह इसके, अभी ये मुख्य विकर्ण क्या है सब पढ़ा के जाएंगे, है ना, भागेंगे नहीं, जो बताया है वो दिखाएंगे, है ना। जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर, अवयवों को बाकी बचे सभी अवयव शून्य हो, शून्य हो,
विकर्ण अवयव कहलाता है। एक बार मैं इसको फिर से पढ़ देता हूँ, है ना, ताकि आपको तसल्ली हो जाए, आपको दिल को तसल्ली हो जाए। ऐसा वर्ग अवयव, इसका मतलब विकर्ण अवयव होने के लिए वर्ग अवयव का होना लाजिमी है, जरूरी है, नेसेसरी है, मस्ट है, होना ही होना चाहिए, तभी आप उसको विकर्ण अवयव बता सकते हैं। एक बार ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण, है ना, मुख्य विकर्ण, ये शब्द आपसे अभी मैं डिस्कस कर ही दूंगा, है ना, बोला हुआ है ना, जो टफ चीजें हैं वो मैं बताऊंगा, है ना। मुख्य विकर्ण, है ना, के अवयवों को छोड़कर, मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर, इसको छोड़ करके, ना, बाकी बचे सभी अवयव शून्य हो, बाकी जितने भी अवयव सभी शून्य हो, विकर्ण अवयव कहलाता है। एक बार चलो एक विशेष चीज और, एक विशेष चीज और, सभी विकर्ण अवयव, सभी विकर्ण अवयव वर्ग अवयव हैं। पॉइंट लिखता हूं, बड़े इंपॉर्टेंट, है ना। सभी सभी विकर्ण, पॉइंट टू बी नोटेड, है ना, आराम से देखिए। सभी विकर्ण अवयव वर्ग, सभी में सब कुछ तसल्ली रखें, आप सब कुछ बताएंगे, है ना। सभी विकर्ण अवयव वर्ग अवयव हैं, लेकिन सभी वर्ग अवयव लेकिन सभी वर्ग अवयव विकर्ण अवयव हों। आप पहले समझ गए कि आगे मैं क्या लिखने वाला हूं, है ना। मैंने क्या कहा, लेकिन सभी वर्ग अवयव विकर्ण अवयव हों, समझने वाले समझ गए होंगे ना। ऐसा जरूरी नहीं है, जरूरी, ये देखो, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी इसलिए नहीं है, है ना, ऐसा जरूरी इसलिए नहीं, वो भी आप बात की बात है, वो हम देखेंगे। चलो एग्जांपल लेते हैं, है ना, और सेट करके आपको दिखाते हैं। चलो ध्यान से देखिए, जैसे लिखा 2 0 0 5, एक कोई क्या है, अवयव है, ध्यान से देखिए, है ना। एक कोई अवयव आपको दे रखा है, एक कोई अवयव है 2005। इसको जरा ध्यान से देखिए। मुख्य विकर्ण, अब हमने परिभाषा में क्या बोला हुआ है, ऐसा वर्ग अवयव। सबसे पहले चेक करो क्या क्या है वर्ग अवयव के, सबसे पहले चेक करो। सबसे पहला काम, अगर आप विकर्ण अवयव बताना चाह रहे हो तो इसका वर्ग अवयव होना जरूरी है, वर्ग अवयव होगा तभी आप विकर्ण अवयव की कल्पना कर सकते हो, है ना। साफ सिंपल है ना। तो देखो सबसे पहले क्या ये वर्ग अवयव है, तभी आप आगे बढ़ो, नहीं बढ़ो ही ना, नहीं तो बढ़ो ही ना, क्योंकि वर्ग अवयव होना जरूरी है विकर्ण अवयव के लिए। इसका मतलब आप सबसे पहले चेक करें वर्ग अवयव, अगर वर्ग अवयव नहीं है तो आगे ना जाए आप, आगे फिर ना जाए, विकर्ण अवयव की कल्पना ही ना करें आप। यहाँ पर क्या है, 2 1 2, है ना, 1 2 2 आपको साफ दिख गया होगा, ये तो वर्ग अवयव है, बिल्कुल साफ दिख रहा है मेरे को, तो इसमें कोई गुरेज नहीं है ना, गुरेज का साफ 2 है ना, आपको आराम से दिख रहा है। इसका मतलब ये एक वर्ग अवयव तो है, कंफर्म, एक बात तो कंफर्म। आगे बढ़ जाते हैं, जिसके मुख्य विकर्ण शब्दों को तोड़ करके, इसलिए कहते हैं शब्दों को जरूर पढ़ो, शब्दों को तोड़ करके, ना, इसको पढ़ने का बड़ा जबरदस्त तरीका है कि अच्छा तरीका ये है कि आप शब्दों को तोड़ तोड़ मरोड़ के पढ़ डालो, ठीक है ना, अच्छे से उसको समझ लो, फिर आप बातें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वर्ग अवयव आज के बाद कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वर्ग अवयव वो मैंने क्लियर कर दिया। फिर आपसे कहा मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण, यहाँ पर मुख्य विकर्ण इसको कहा जाता है ना, ये देखो, इसको कहा जाता है मुख्य विकर्ण। ये ध्यान से देखिए, ये क्या है, इसका नाम है मुख्य विकर्ण। लाइन आपने देख लिया होगा, इसको बोलते हैं मुख्य विकर्ण। ये क्या है, ध्यान से, मुख्य, सब कुछ सारी जो टर्म्स आ रही है ना, सब कुछ आपको समझाएंगे। मुख्य विकर्ण क्लियर हो गया, मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर, मतलब इसके अवयव, मुख्य विकर्ण है, इसके अवयव 2 और क्या है, 5 है, मतलब बीच में कौन आया, 2 और 5 है, तो इसको हम मुख्य जो है विकर्ण के अवयव बोलते हैं, 2 और 5 को, ठीक है। को छोड़कर, इसको छोड़ करके बाकी बचे सभी अवयव शून्य हो, बाकी बचे सभी अवयव देख लो, यहाँ पर भी 0, यहाँ 2 ही अवयव बच गए, है ना, ये और ये दोनों क्या है, 0 है। इसका मतलब ये दिया गया मैट्रिक्स से वो एक क्या है, विकर्ण अवयव है। डन, क्लियर, कोई प्रॉब्लम
एक से नहीं समझ में आता है तो मैं तो एग्जाम्पल देने के लिए रेडी ही हूँ, है ना, मैं तो सिखाने के लिए आया हूँ। ठीक है, चलो 1 2 ना लिया, है ना, ले लिया 5 0 0, है ना, 5 0 0, यहाँ पर 0 8 0 8 0, है ना, और यहाँ पर लेते हैं 0, और ये 0 0 लिख दिया 6, और ये 0 लिख दिया, और यहाँ पर भी इसको भी 0 लिखें, और ये लिख दिए। तो क्या से देखें, है ना, क्या करो, आराम से देखें, आराम से क्या देखें। सबसे पहले आप विकर्ण आव्यूह को समझा रहे हो, इसका मतलब उसका वर्ग आव्यूह होना बहुत ही जरूरी है। वर्ग आव्यूह, तो क्या ये वर्ग आव्यूह चेक करते हैं, 1 2 3, बिल्कुल साफ दिख रहा है। यहाँ पर 3 आपके पास क्या है, पंक्ति है, 1 2 3, ये आपके पास 3 ही क्या है, स्तंभ, बिल्कुल डन। इसका मतलब जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ वो एक वर्ग आव्यूह तो है, क्योंकि यहाँ पर पंक्ति और स्तंभ दोनों ही क्या है, बराबर है। डन, कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलो आगे देखिए, आगे क्या देखना है, फिर मुख्य विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण हमने आपको बताए हुए हैं, ये देखो, इसको बोलते हैं हम मुख्य विकर्ण, है ना, ये क्या है, ये मुख्य विकर्ण है, ये इस आलू का क्या है, मुख्य विकर्ण है, इस आलू का क्या है, मुख्य विकर्ण है। तो मुख्य विकर्ण क्या हुआ, आप देखो, ठीक है, 5 8 4, इसके अलावा जितने भी अवयव हैं क्या सभी शून्य हैं, ये भी आप देख लो, सब शून्य, ये भी शून्य, ये भी शून्य, ये भी शून्य, सारे अवयव क्या शून्य, मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़ करके। और वर्ग आव्यूह भी, वर्ग आव्यूह भी, इसका मतलब जो दिया गया आव्यूह है वो एक विकर्ण आव्यूह है। मतलब बिल्कुल तसल्ली हुई कि नहीं है। अगर इन दो एग्जाम्पलों से नहीं समझ में आए तो एक और एग्जाम्पल ठोकूं, अगर इन दो एग्जाम्पलों से आपको बात नहीं पता चली है तो एक एग्जाम्पल और ठोक दो, कहो तो एक एग्जाम्पल और ठोक दो, अगर नहीं समझ में आई है। अगर समझ में आई है फिर आगे बढ़ जाने दीजिए, अगला प्रकार जो है क्लियर करने दीजिए। चलिए डिसाइड करें आप क्या चाहते हैं, चलिए नोट करें, फिर आगे अपन बढ़ते हैं। नोट हो गया, बढ़ जाए आगे। चलिए अगले प्रकार की तरफ अपन बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको प्रॉपर बात समझ में आ गई होगी, है ना, सब कुछ आराम से धीरे धीरे तसल्ली से पढ़ रहे हैं। अगला प्रकार है, इसको हम अदिश आव्यूह बोलते हैं। अगला क्या है, अदिश, अदिश आव्यूह। ध्यान से देखें, यानी ये क्या होता है, ये होता है स्केलर। ये क्या होता है, स्केलर, स्केलर आपके पास मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, चलो क्या होता है अदिश आव्यूह, दिखाएं, हाँ, क्या होता है आपके पास अदिश आव्यूह, बताएं, आपको अगर मालूम हो तो आप बताएं अदिश आव्यूह से अपना क्या मानना है, क्या मतलब है। ऐसा विकर्ण आव्यूह, एक बार ध्यान से सुन लें आप, मैंने क्या कहा, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, ऐसे विकर्ण आव्यूह को अदिश आव्यूह कहा जाता है। नहीं समझ में, एक बार फ्लो में आपको सुनाता हूँ, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, ऐसे विकर्ण आव्यूह को अदिश आव्यूह कहा जाता है। अभी भी नहीं समझ में, एक बार फिर से स्लो मोशन में सुन लीजिए, है ना, स्लो मोशन में सुन लीजिए। मैंने क्या कहा, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव समान हो, मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव समान हो, ऐसे विकर्ण आव्यूह को अदिश आव्यूह कहा जाता है। बात मेरे समझ में आ रही है, दिल पे उतर गई होगी बात, है ना, अगर नहीं उतरी वो भी उतर जाएगी, है ना। इसके साथ डबल भी समझिए, है ना, ऐसा विकर्ण आव्यूह
ऐसा है ना, ऐसा विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव क्या होगा, मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव समान है ना, अदिश अवयव कहलाता है। है ना, ऐसा विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव क्या समान हो, अदिश अवयव कहलाता है। चलो अब इसकी शब्दावली में आपको समझाता हूँ, है ना। विकर्ण अवयव, ऐसा विकर्ण अवयव, ये बात आपने पढ़ चुके हैं। विकर्ण अवयव से मतलब है कि विकर्ण अवयव से क्या मतलब है, विकर्ण अवयव से मतलब है कि मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़ करके बाकी बचे सारे अवयव शून्य होने चाहिए, मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर। एक बात ध्यान से सुन ले, विकर्ण अवयव उस अवयव को कहते हैं जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़ करके बाकी बचे जितने भी अवयव हैं सारे अवयव शून्य होने चाहिए। डन, क्लियर, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको, है ना। अच्छा, अपन अदिश अवयव, यानी अदिश अवयव होने के लिए विकर्ण अवयव होना का जरूरी है। अदिश अवयव होने के लिए विकर्ण अवयव का होना जरूरी है, क्योंकि विकर्ण अवयव, ऐसा विकर्ण अवयव, ऐसा विकर्ण अवयव, क्योंकि विकर्ण अवयव होगा तभी आप अदिश अवयव के बारे में सोचें। और विकर्ण अवयव कब होगा, जब वो वर्ग अवयव होगा। जब वो क्या होगा, क्योंकि वर्ग अवयव ही क्या बनता है, आकर के विकर्ण अवयव को रूप लेता है। उसकी पहली शर्त ही है विकर्ण अवयव की कि वर्ग अवयव होना ही चाहिए, है ना। और उसके बाद में मुख्य विकर्ण के अवयव जो है वो, उनको छोड़ करके बाकी बचे जितने भी अवयव हैं सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम विकर्ण अवयव बोलते हैं। तो विकर्ण अवयव के लिए भी शर्त है ना उसका वर्ग अवयव होना, विकर्ण अवयव के लिए शर्त है। तो इसका मतलब कई चीजें है ना, अगर अदिश अवयव बता रहे हो इसका मतलब उसका वर्ग अवयव भी होना शर्त है, उसका जो है क्या बोलते हैं, उसका विकर्ण अवयव भी होना शर्त है ना। और विकर्ण अवयव होने के बाद ही आप आगे बढ़े, है ना। सब चीजें बता रहे हैं जिसके मुख्य विकर्ण, और मुख्य विकर्ण मैंने आपको समझाया हुआ है, ठीक है ना। मुख्य विकर्ण भी आपने दिखाया, आपको दिखाया भी हुआ है कि प्रत्येक अवयव समान हो, है ना। अब सारे अवयव क्या, यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं थी, है ना। यहाँ पर अवयव कुछ भी हो सकते हैं, बस मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़ करके बाकी बचे जितने भी अवयव हैं वो सब शून्य हो, मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य, मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, ऐसी कोई बाउंडेशन यहाँ पर नहीं थी। लेकिन यहाँ जो अदिश अवयव की हम बात कर रहे हैं, वहां मुख्य विकर्ण के अवयव को एक समान होना लाजिम है, जरूरी है, तभी उस विकर्ण अवयव को अदिश अवयव कहा जाएगा। चलो अब समझाते हैं एग्जाम्पल। a equal to 2 0 0 4। ध्यान से देखिए, सारी शर्तें लग रही हैं, अभी 1 2 है ना, सब कुछ ध्यान से। ये R1 और ये आपके पास क्या है, R2। ये क्या है आपके पास, ये आपके पास C1 और ये हमारे पास क्या है, C2 है। चलो बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसकी कोटि बताओ, इसका क्रम बताओ, इसका क्रम क्या हो जाएगा, इसका क्रम 2:2। इसका मतलब ये एक वर्ग अवयव है कि नहीं। वर्ग अवयव, वर्ग अवयव के बाद, क्योंकि वर्ग अवयव क्या होता है, तो वर्ग अवयव विकर्ण अवयव आकर के क्या होता है, बनता है। वर्ग अवयव क्या बनता है, विकर्ण अवयव बनता है। और शर्त होती है मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़ कर बाकी बचे सारे अवयव क्या हो, जीरो, तो वो विकर्ण अवयव कहलाएगा। अब इसको विकर्ण अवयव चेक करो, क्या विकर्ण अवयव है, तो विकर्ण अवयव का मतलब क्या है, मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़ करके बाकी बचे जितने भी अवयव हैं वो सब जीरो। तो मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़ करके, मुख्य विकर्ण यही तो है ना, ये देखो, उसको हम क्या बोलते हैं, इसका मुख्य विकर्ण ही तो बोलते हैं। अब उसको छोड़ करके अवयव देखो, जीरो जीरो, बाकी अवयव क्या है, जीरो। चलो ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। आगे कहता है प्रत्येक अवयव समान हो, मुख्य विकर्ण है ना, ऐसा विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण है ना, जिसके मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव, मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव क्या हो, समान हो, मतलब 2 और 2। इसका मतलब यहाँ पर मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव समान है, मतलब 2 2 आ रहा है। इसका मतलब जो दिया गया अवयव है वो सारी शर्तों को यहाँ पर ले रहा है। इसका मतलब दिया गया अवयव एक अदिश अवयव है। ये क्या दे रखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य विकर्ण। इसको हमने कई बार लिख दिया है, उम्मीद किया इसको पकड़ चुके होंगे, है ना। ये पेपर है ना, अवयव इसके मुख्य विकर्ण के अवयव बराबर है। एक एग्जांपल से लोगों को समझ नहीं आता है, ऐसा मैंने देखा हुआ है, ठीक है। इसीलिए 2 से 3 एग्जांपल सेट करने पड़ते हैं, है ना। चलो देखो,
चेक करें क्या ये वर्ग अवयव है, क्योंकि वर्ग अवयव विकर्ण अवयव बनता है ना, मतलब वर्ग विकर्ण अवयव होने के लिए वर्ग अवयव का होना जरूरी है। ठीक है, तो पहले देखें तो यहाँ पर आप देख लें, अब इसको तो पता है ना 1 2 3 मतलब 3 3 क्या है पंक्ति है, स्तंभ देखो 1 2 3, ठीक है C1 C2, ये आपके पास क्या हो जाएगा C3 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो क्या हो जाएगा 3:3, इसका मतलब इसकी कोटि आप देख लें, इसका क्रम आप देख लें 3:3, इसका मतलब जो दिया गया अवयव है वो वर्ग अवयव है। चलो कंफर्म। विकर्ण विकर्ण अवयव क्या होता है, विकर्ण अवयव मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़ के बाकी सभी शून्य हो, तो मुख्य विकर्ण को छोड़ दो अपने, ये इसको मुख्य विकर्ण बोलते हैं। एक बार बोले या उसको सैकड़ों बार बोले, इसको हम मुख्य विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, इसी को मुख्य, इसको मत बोल देना है ना, इसी को हम मुख्य विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, इसका अवयव को छोड़ करके बाकी बचे सभी अवयव क्या है जीरो है, इसका मतलब ये आपके पास एक विकर्ण अवयव भी है ना। चले ठीक, प्रत्येक अवयव क्या हो समान हो, और ये कहता है जो आपके पास ऐसा विकर्ण अवयव आप जो लिए हो इसके मुख्य विकर्ण है ना, इसके मुख्य विकर्ण है ना, विकर्ण अवयव है, इसका मतलब है ना विकर्ण अवयव है, क्योंकि ये बीच की जो मुख्य विकर्ण इसके इसको छोड़ के बाकी सभी अवयव क्या है, बाकी सभी अवयव क्या है जीरो, ये तो है मतलब विकर्ण अवयव है। अब ऐसा विकर्ण अवयव ऐसा विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव, अब ये जो मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव है वो क्या हो समान है। ठीक है ना, देखो -5 -5 -5, ये जो आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं अदिश अवयव। मतलब पकड़े कि नहीं पकड़े, बात पकड़े कि नहीं, है ना, बहुत गहराई से अगर एक बार में नहीं समझ में आया है तो 2 से 3 बार आप देखोगे तो बिल्कुल बिल्कुल नीट एंड क्लीन है यार, बड़ा बड़ा गजब, आराम से आप सीख लोगे ना, एंजॉय करोगे आप। ठीक है, आराम से। इसका मतलब जो दिया गया अवयव है वो भी जो है वो क्या है एक अदिश अवयव है। कंफर्म हो गया, ये चीज क्लियर हुई। हाँ, एक बार में ही समझ में आएगा। है ना, एक एग्जांपल लो, 2 लो, 4 लो, है ना, बात तो अपन को एक ही करनी है ना, अधिक चलिए अगले अवयव की तरफ अपन चलते हैं, नोट करें है ना, आगे अपन बढ़ जाते हैं। ठीक, नोट हो गया, चले अपन बढ़ जाते हैं। लिख कर रहा हूँ इसको। सेशन लंबा जा रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा अब मैं जल्दी करूंगा। ठीक है, अगला आपके पास तत्समक अवयव, तत्समक अवयव है, क्या होता है परिभाषा, और ये आपके पास क्या हो जाएगी, बताएं तत्समक अवयव क्या है। ऐसा विकर्ण अवयव, अब विकर्ण अवयव ही बोलने बार बार है ना, ऐसा विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव एक हो, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक हो, सिंगल एक, उसको हम तत्समक अवयव बोलते हैं। एक बार मैं कैसे लिखता हूँ, मैं लिखिए है ना, ऐसा विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्यों एक हो, हमने क्या बोला, ऐसा विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव है ना, जिसके मुख्य विकर्ण है ना, सेंटेंस सही से बन रहा है ना, ऐसा विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक हो, है ना, क्या बोलते हैं उसको तत्समक, तत्समक अवयव कहते हैं। कहलाता है तत्समक अवयव। अब सिंपल, अब विकर्ण अवयव बार बार चर्चा नहीं ले रहे इसको, है ना, अब ये देखिए बात को समझ चुके होंगे। विकर्ण अवयव कह रहा हूँ और सारी चीज वर्ग अवयव का होना वो जरूरी है ना, सारा कुछ मैं आपसे कहा हूँ। ठीक है, वर्ग अवयव होना जरूरी है। अब मैंने क्या कहा 1 0 0 1, ये वर्ग अवयव
है कि नहीं है वो देखने के लिए आप देख लें, ये 2 है ना, और यही आपके पास 2, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, इसका मतलब ये आपके पास क्या है, वर्गाव्यूह तो है, कन्फर्म है वर्गाव्यूह है। उसके बाद में विकर्ण अवयव चेक करना है, तो विकर्ण अवयव में क्या कहा था, मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़ करके बाकी बचे जितने भी जो है अवयव हैं वो सभी शून्य होने चाहिए। तो मुख्य विकर्ण को आप छोड़ दो, ये तो मुख्य विकर्ण है, ये है ना, ये मुख्य विकर्ण है, इसको छोड़ करके बाकी अवयव 0 भी है, इसका मतलब ये भी शर्त लग रही है। अब ऐसा विकर्ण अवयव है ना जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 हो, तो मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव देखो, ये मुख्य विकर्ण, इसका अवयव 1 1, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 है, इसका मतलब ये आपके पास क्या है, ये मुख्य विकर्ण है ना, एक है ना, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव है, इसका मतलब जो दिया गया अवयव है वो एक क्या है, कर्तनामक अवयव है। इस तरीके से ये 2/2 का क्या है, कर्तनामक अवयव है। बस समझ आ रही, 2/2 का क्या है, कर्तनामक अवयव है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेकर के दिखा देते हैं। बी, बी को ये क्या है, अवयव, यहाँ पर लेते हैं 1 0 0 है ना, 0 1 0 है ना, और ये आपके पास 0 0 1 है ना। तो अब यहाँ पर देखें इसको 1 2 3 है ना, तो 3 ही आपके पास क्या है, पंक्ति है, और 1 2 3 3 ही आपके पास क्या है, C1 C2 C3 है ना, और 3 ही आपके पास क्या है, स्तंभ है, 3:3 एक वर्ग अभी तो है, ये तो कंफर्म है, ठीक है। और आपको क्या देखना है कि मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण देखो ये है ना, इसको मैं सीधे लाइन बना देता हूँ ना, ये मुख्य विकर्ण है, इसको बोलते हैं मुख्य विकर्ण। एक बार बोलो या एक बार लिखो या 100 बार लिखो, एक ही चीज लिखूंगा, मुख्य विकर्ण है ना, के अवयव क्या है आपके पास, एक है, एक है, इसका मतलब जो दिया गया अवयव है वो एक तत्समक अवयव है, दिया गया अवयव क्या है, तत्समक अवयव। बात बिल्कुल आपको स्पष्ट हो गई होगी ना, सब कुछ बिल्कुल लिख दिया है आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आपको मजा भी आ जाएगा। बिल्कुल क्या है, अगर भूलवश किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो जाती है, भूलवश अगर किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो जाती है, उसको मेरे नॉलेज में जरूर लाएं, है ना, मैं आपका आभारी रहूंगा, ठीक है ना, मैं आपका आभारी रहूंगा, ताकि उसको सुधारा जा सके, किसी प्रकार का कोई गलत मैसेज ना जाए, किसी प्रकार का कोई गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए, है ना। अपना पूरा कोशिश रहता है कि बिल्कुल ऑथेंटिक चीजें मैं यहाँ पर प्रेजेंट करूँ, बिल्कुल ऑथेंटिक है ना, मैं उसको सही से देख के है ना, उसको समझ करके है ना, तो उसके बाद में यहाँ पर प्रेजेंट होता हूँ। तो मैं मेरी कोशिश में फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई मिस्टेक अगर हो जाती है, किसी प्रकार की कोई मेरे अंदर भ्रम ही एक प्रकार का कि मैं इस चीज को सही मानता हूँ, कई बार चीजें क्या होती है कि हमको लगता है कि यही सही है, लेकिन एक्चुअल में वो सही नहीं होता। आपने भी ऐसा कभी फील करा होगा ना, आप चीजों को लंबे समय से चीजों को पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, और आपको लगता है कि वही सही है, लेकिन जनरल में असल में वो चीज है ही नहीं, वो चीज आप गलत हो, इतने दिनों से आप चलते चले आ रहे हैं। तो अगर मैं भी किसी प्रकार का कोई मिस्टेक करता हुआ चला आ रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मेरे लिए वो सही है, तो अगर मेरे आप संज्ञान में वो चीज अगर लेकर के आते हैं तो मैं आपका आभारी रहूंगा, ठीक है, मैं आपका ग्रेटफुल रहूंगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपने अगले आगे पे, नोट करें आप इसको। इरेज कर रहा हूँ मैं, और इसको एक बार जरा ध्यान से थोड़ा सा, और अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी आपसे बोल सकता है ना, बुक में अगर आप देखते हो ये बराबर, कई बार बुक में इसको ऐसे लिखते हैं I2, इसको क्या लिखा जाता है, I2 का मतलब ये 2/2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, किसका, 2/2 का, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मैंने क्या कहा, ये 2/2 का क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये 2 इसीलिए लिखा ना, 2 का मतलब 2/2, तो 2 का मतलब 2/2, और यहाँ पर 3 वाला अगर आप देखते हो तो 3 का मतलब यहाँ पर आपको बुक में लिखेगा, बुक में 3 ना, तो आप कंफ्यूज ना हो ये क्या लिखा है, ये बता रहा है ये 3/3 का जो लिखा हुआ है, 3/3 का ये क्या है, आइडेंटिटी, आपके पास ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। चलिए डन, कोई दिक्कत नहीं, आराम से ये चीज भी आपको मैंने समझा दी, ठीक है ना। I2 का मतलब 2/2 का एक ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये 3/3 का, 3 का मतलब 3/3 का क्या है, ये आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। चलो आगे चलते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, इरेज करता हूँ। अपन
आगे आगे भी डिस्कस करें। आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं ना, अपन आगे मिलेंगे क्योंकि लाइट वाला थोड़ा इशू आ चुका है, ठीक है ना, इसलिए अपन आगे फिर मिलेंगे, कुछ प्रकारों पे और अपन डिस्कस करेंगे, है ना। आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं, है ना। सेशन काफी लंबा होता चला जा रहा है ना, आप ज्यादा बोर भी हो जाएंगे, है ना, क्योंकि कई बार जब चीजें ज्यादा हो जाती है फिर उसको झेलना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। इसलिए मैं समझता हूँ कि सेशन को थोड़ा सा छोटा ही रखा जाए ना, कई बार लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं ना, उसको पढ़ते ही नहीं ना। लेकिन सेशन को लंबा बन जाता है, उसके पीछे यही कारण है कि इतना एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, इतना सोचना पड़ता है, इतना आपको बताना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा लंबे हो जाता है ना। नहीं तो ये जो सेशन 1 घंटे में जाता है इसको मैं विद इन 30 मिनट में इसको मैं कर सकता हूँ आराम से, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर वहां पर थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है ना, फिर इतना जो आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ इतने डिस्कशन फिर रुक जाएगी, ठीक है ना, फिर बातें सही से आपके सामने में प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर एक बार सेशन को सही से बना दूं, है ना, और अच्छे से इसको डिलीवर कर दो, तो वो हो सकता है कि आप एक बार उसको देख ले तो फिर लंबे समय तक उसको आप अपने पास उसको रख सकते हो, आप भी लोगों को बता पाओगे, ठीक है। चलो, थैंक यू। थैंक यू।